बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीडिया के ख़वातीनों हज़रात का शुक्रिया जो आज तशरीफ़ लाए। सबसे पहले मैं आज बात करना चाहूँगा पाकिस्तान की मईशत के ऊपर, और उसके बाद कुछ मैं ज़रूरी गुफ्तगू करना चाहूँगा पाकिस्तान की सियासत पे और जो वाक़यात पेश आए हैं कल के रोज़ भी और आज के रोज़ भी। पाकिस्तान की मईशत जो है उसमें आज आपने देखा कि डॉलर जो है वो 25 रुपये एक दिन के अंदर इंटर बैंक रेट जो है वो उसमें उसने अपनी कदर लूज़ की और 255 रुपये से पे जो रुपया है वो डॉलर के अगेंस्ट क्लोज़ किया, और जो ओपन मार्केट में रेट है उसका अभी तक कोई रेट नहीं आया। 275, 285 ये सारे रेट्स आ रहे हैं। जब मार्केट क्लोज़ हुई आज तो अभी भी डाउनवर्ड्स प्रेशर था पाकिस्तान के रुपये के ऊपर, और इस रेट के ऊपर भी डाउनवर्ड्स प्रेशर 255 पे देखा गया। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब भी इसाक डार साहब ने मईशत संभाली है उन्होंने एक्सचेंज रेट को फ़िक्स करने की कोशिश की, ज़्यादा देर वो सस्टेन नहीं हो सका, और जब एक्सचेंज रेट को छोड़ा गया तो वो बुरी तरह नीचे आया। आपको मैं याद दिलाता रहूँ कि 2016-17 में इसाक डार साहब ने 32 अरब डॉलर ज़ाया किए 105 के ऊपर डॉलर को रखने के, और जब वो सस्टेन नहीं हो सका मिफ्ता इस्माइल साहब आए तो डॉलर जो है वो कोई 117 तक चला गया, और फिर जब इंटरम यानी कायम मुकाम वज़ीर ख़जाना 2018 में आए तो ये 124 रुपये तक चला गया। और जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमत संभाली तो IMF ने दोबारा कहा कि इसको मुकम्मल मार्केट एक्सचेंज रेट पे लेके जाएं, तो फिर इसमें मज़ीद डीवैल्यूएशन आई, और यही एग्जैक्टली यही हुआ है इस मरतबा भी। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत छोड़ के गई तो 182 रुपये 93 पैसे का डॉलर था, और मैं आपको दावे से कहता हूँ कि अगर हमने स्टेट बैंक की इंडिपेंडेंस को बरकरार रखा होता, अगर हमने मार्केट एक्सचेंज रेट रिजीम को बरकरार रखा होता, अगर हम पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को बरकरार रखते तो बहुत होता तो ये 182 से 190 पे आ जाता, 190 से 195 पे आ जाता, 200 पे आ जाता, लेकिन मैं आपको दावे से कहता हूँ कि इससे आगे नहीं जाना था इसमें। अगर आज ये गया है तो उसकी वजह पिछले 9 माह की सियासी और माशी तबाही है, और इसके असरात अभी सामने आने हैं। जब 255 या जहाँ पे भी ये एक्सचेंज रेट जो है वो सेटल होगा तो उसके बाद आप देखेंगे कि ये मामलात जो हैं ये ख़राब होंगे। पहले भी एक्सचेंज रेट को फ़िक्स करने की इसाक डार साहब ने कोशिश की, 32 अरब डॉलर इस्तेमाल किए मुल्क के, और जब उस एक्सचेंज रेट रजीम से हम बाहर निकले तो सडन डीवैल्यूएशन हुई जिससे महंगाई की स्पाइक आई, और ये सब कुछ इनके अपने दौर में ही हो चुका था। 105 से 124 पे ये डॉलर वापस छोड़ के गए, और जब हम आए और हमने मार्केट एक्सचेंज रेट रजीम में लेके गए तो उसके बाद डॉलर फर्दर डीवैल्यू हुआ। और मैं आपको दावे से कहता हूँ कि अगर हम स्टेट बैंक की इंडिपेंडेंस यानी उसकी ऑटोनॉमी को बरकरार रखते जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रखा था, और अगर हम मार्केट एक्सचेंज रेट रजीम में रहते, और अगर हम पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी किसी एक शख्स की ज़िद की वजह से उसकी तरफ हम ना जाते अप्रैल 2022 में, तो आज शायद 200 को भी क्रॉस ना किया होता पाकिस्तान के रुपए ने। 1981 से अब तक पाकिस्तान का सालाना डीवैल्यूएशन की जो एवरेज है वो 6% है, 6.1%। क्यों है वो? क्योंकि हमारा महंगाई का रेट जो है वो बाकी दुनिया से ज़्यादा रहा, इसलिए वो 6% सालाना पे एडजस्ट होता है आपका एक्सचेंज रेट। क्या आपको मालूम है कि पिछले 3 माह में 3.4% महाना आपका, पिछले 9 माह के अंदर 3.4% महाना आपका जो डॉलर है वो अप्रीशिएट किया रुपए के अगेंस्ट। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3.5-4 साल में 58 रुपये 58 रुपीज़, जिसके अंदर इसाक डार का लैग भी शामिल था जो उसने ज़बरदस्ती होल्ड किया हुआ था, वो आपका रुपया डीवैल्यू हुआ। पिछले 9 माह में 75 रुपये हो चुका है, और अभी भी जब मार्केट 255 पे क्लोज़ किए आज तो डाउनवर्ड्स प्रेशर था। जब कल मार्केट खुलेगी मज़ीद नीचे जा सकता है। ओपन मार्केट का भी कोई रेट सेटल नहीं हुआ, और ये सब कुछ उस माहौल में हो रहा है जहां आपने इंपोर्ट्स के ऊपर आर्टिफिशियल रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई हैं, कैपिटल कंट्रोल्स लगाए हुए हैं। स्टेट बैंक हर LC नहीं खोल रहा, अक्सर LCयाँ नहीं खोल रहा, आज खाम माल की LCयाँ नहीं खोल रही, और इसाक डार की इस पॉलिसी की वजह से आज पूरे पाकिस्तान में बुनियादी चीज़ों की किल्लत आ चुकी है। आपके हर इंडस्ट्री की सप्लाई चेन्स डिसरप्ट हो चुकी हैं, खाने पीने की अशिया से लेके तेल डीजल से लेके खाम माल से लेके सनत के खाम माल से लेके दवाइयों तक, सर्जरी करने के आलात तक इस पॉलिसी ने मुल्क के अंदर किल्लत क्रिएट कर दी। और ये वो मुल्क था जो 9 माह पहले 6% पर तरक्की कर रहा था,
और दूर दूर तक किसी ऐसे बहरान का अंदेशा नहीं था। हाँ, ज़रूर सुपर कमोडिटी जो साइकिल आया दुनिया में उसके चैलेंजेस थे, लेकिन उस चैलेंजेस से निपटा जा सकता था बड़ी आराम से अगर कंटिन्यूटी रखी जाती और अगर हम मार्केट एक्सचेंज रेट में रहते और अगर हम स्टेट बैंक की इंडिपेंडेंस को बरकरार रखते। मैं समझता हूँ कि मिफ्ता इस्माइल और इसहाक डार की तबाहकुन पॉलिसियों के बाद और जो मईशत को नुकसान पहुँचा है आज और इसका मैं अभी आपको बताऊँ असर पूरी तरह आना है। एक्सचेंज रेट का असर 2 से 3 माह के बाद महंगाई पे आता है। हर चीज़ में मज़ीद महंगी होगी। मैं समझता हूँ कि जहाँ पे आपका आज एक्सचेंज रेट चला गया है 30% से इस वक्त आपकी शरह महंगाई खड़ी है, ये 40-45 पे चली जाएगी। अब आपको बिजली और गैस और महंगी करनी पड़ेगी। IMF की शराइत मज़ीद सख्त हो जाएंगी क्योंकि आपने मुस्लिम लीग नून ने तो 70% आपका जो बिजली के महंगे प्लांट लगाए हैं वो सारे इंपोर्टेड ईंधन पे हैं। उनके इंपोर्टेड ईंधन के ऊपर जो कॉस्ट निकलेगी और उनकी कैपेसिटी पेमेंट्स जो डॉलर इंडेक्स में ये करके गए हैं 255 या 260-70 जहाँ पे भी अब डॉलर जाता है, तो वो उतनी ज़्यादा आपको महंगाई करनी पड़ेगी और हम हाइपर इन्फ्लेशन में भी जा सकते हैं। सनत आपकी वैसे बंद पड़ी है, बेरोज़गारी जो है वो, और तो इससे ज़्यादा नालायकी क्या होएगी। ये हुकूमत अगर आज कायम है तो बैसाखियों के सर पे कायम है, इसके अलावा इस हुकूमत का कोई वजूद नहीं है। और यहाँ पे मैं आता हूँ उन बैसाखियों पे और सियासत पे। कल इस रजीम का भयानक चेहरा पूरी दुनिया ने देखा, सिर्फ पाकिस्तान ने नहीं। फवाद चौधरी को जिस तरह लाया गया किसी दहशतगर्द को नहीं लाया गया। इस तरह तो राव अनवार को लाना चाहिए था अगर अदालत में पेश किया जाते हैं, अगर इस मुल्क में कोई इंसाफ होता। इस तरह तो पेश किया जाना था उन लोगों को जिन्होंने अरबों रुपए लूटे हैं, जिनको आपने मनसब पे बैठा दिया। इस तरह तो पेश किया जाना था इस मुल्क के अंदर जिन्होंने साजिश की। लेकिन आपने एक ऐसे शख्स को जिसने सारी उम्र कानून की बालादस्ती की बात की, जिसने सारी उम्र सहाफ़ती आज़ादी की बात की, जिसने जब मौका आया तो दूसरी जमातों की भी हमायत की अगर उन्होंने कोई असूली मौक़िफ़ अपनाया, और जो पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत, सिविल राइट्स, माइनॉरिटी ग्रुप्स की सबसे ताकतवर आवाज़ थी, आपने उसके साथ ये किया। कल कोई इस खुशफहमी में ना रहे या गलत फहमी में कि कल कोई फवाद चौधरी को नुकसान पहुंचा है। कल फवाद चौधरी कौम का हीरो बन गया है और जिन्होंने जुल्म किया उनका चेहरा सारी दुनिया ने देख लिया। यही वजह है कि रात को 11:30 बजे और 11 साढ़े 11 के दरमियान चैनल्स को हदायत आई कि आज का दिन, अगर यानी कल का जो दिन होगा, जो आज का दिन है, उसमें फवाद चौधरी के केस को ज़रा डाउन प्ले करना है। बहरहाल मैं यहाँ पे अपने इत्तेहादी चौधरी परवेज़ लाई साहब ने भी आज गुफ्तगू की है, मैं उनका भी बड़े अदब से जवाब देना चाहता हूँ। देखें, चौधरी साहब हमारे बुज़ुर्ग हैं और हमारा अदब उन पर लाजिम है और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी हैं और हम उनके इत्तेहाद और हमारा हम इस इत्तेहाद की बड़ी कदर करते हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर आज पाकिस्तान की सबसे मकबूल जमात है, सवाबी से लेके गवादर तक, कराची से कोयटा, लाहौर से कराची, पेशावर, आप आज़ाद जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, तो उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान ने रवायती सियासत को रद्द किया। हमने सौदेबाजी करके इक़्तिदार की सियासत को रद्द किया। हम जानते थे जब हमने असम्बलियाँ छोड़नी थी कि ये मुश्किल रास्ता है, हम जानते थे। हमें ये भी पता है कि अभी और मुश्किलात भी आगे आएंगी, हमें मालूम है और हम उसके लिए तैयार हैं अल्लाह के फजल से। लेकिन ये कहना कि मुल्क की मईशत डूब रही है, इंसानी हकूक़ का जनाजा निकल गया, अरशद शरीफ को कत्ल कर दिया गया, सहाफ़ती आज़ादी को ख़त्म कर दिया गया, मुल्क में जमहूरियत नाम की चीज़ कोई ना रह जाए और हम पंजाब हुकूमत में बैठे रहें, वज़ारत आला या वज़ीरों के मज़े लूटते रहें। ये सियासत नहीं है। और ये यही सियासत है जिसकी वजह से आज बहुत सारी सियासी जमातों का वोट बैंक ख़त्म हो गया है और अगर किसी एक जमात का आज वोट बैंक है तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रह गई है, क्योंकि हमने ख़ुद इक़्तिदार को हमेशा छोड़ के अवाम की सियासत की है और इन तसव्वुरात की सियासत की है, कानून की बालादस्ती की, जमहूरियत की, सिविल सुप्रेमेसी की। वो तो इमरान खान आज भी सौदेबाजी कर ले तो वो वापस इक़्तिदार में आ जाए, लेकिन उससे क्या फ़ायदा होएगा? उससे क्या पाकिस्तान के अंदर वो तब्दीली आएगी जिसके लिए इमरान खान और बहुत सारे ऐसे लोग जो सियासत में नहीं आना चाहते थे वो आए? और यही फ़र्क है हम में और बाकियों में कि हम इक़्तिदार की सियासत नहीं कर रहे,
और ये कहना कि फवाद चौधरी को पहले अंदर हो जाना चाहिए था, पंजाब हुकूमत बच जाती। फवाद चौधरी आज कौम का हीरो है और कोई कौम का हीरो नहीं है। और जिस तरफ हम जा रहे हैं, जो हम नया पाकिस्तान तस्वर कर रहे हैं, वो इस निज़ाम के ज़रिए नहीं हासिल हो सकता कि आप कभी किसी से बैठ के मिल के पंजाब हुकूमत ले लें या इक़्तिदार ले लें, कभी किसी से बैठ के ले लें और नीचे वोट बैंक है कोई नहीं, जमात है कोई नहीं, बस 4 लोग इधर से मिलाए, 5 लोग इधर से मिलाए, कोई साजिश कर ली, कोई इंट्रीग कर ली। ऐसे नहीं, ये इमरान खान की सियासत नहीं है। इमरान खान की सियासत इससे मुख्तलिफ है। इस कुर्बानी और मुश्किल और हमें मालूम है कि क्या क्या इन्होंने रखा हुआ है और क्या क्या करेंगे, उसके लिए हम कर लेंगे इंशाअल्लाह ताला। कोई ऐसी किसी को परेशानी की ज़रूरत नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो थी, ये फवाद चौधरी को भी मालूम थी, हमें भी मालूम है, लेकिन ये रास्ता लेना पड़ेगा अगर इस मुल्क में जमहूरियत की जड़ें मजबूत करनी है। सिर्फ इमरान खान को नहीं, पूरी कौम को लेना पड़ेगा। अगर इमरान खान को अकेले लेना पड़ेगा अपने साथियों के साथ, अकेले भी ले लेंगे, लेकिन ये सब सियासतदानों को रास्ता लेना पड़ेगा। कल फवाद चौधरी का जो ऊपर वो गुलाफ डाल के लाया गया, वो फवाद चौधरी के ऊपर नहीं गुलाफ डाल के डाया गया, वो पूरी जमहूरी निज़ाम के ऊपर गुलाफ डाल के उसको अदालत में इस तरह घसीटा गया। जिस तरह कल हाई कोर्ट के अंदर पहले शोर मचा के जी 1:30 बजे फवाद चौधरी पेश होएंगे, 2 बजे होएंगे, 3 बजे होएंगे, और पंजाब पुलिस और इस्लामाबाद पुलिस ने कतन हाई कोर्ट के जज की इस सख्त अहकामात को रद्द करते हुए उन्होंने गाड़ी मोटरवे पे डाली और वहाँ से चल दिए। और शाम को आके हाई कोर्ट के वो जज साहब भी ऑनरेबल जज हैं, बहरहाल उनके कोई होंगे मसलहत या उनकी कोई रैशनैलिटी होएगी इसके पीछे, लेकिन वो भी मुतमईन नज़र आए। तो इस तरह तो निज़ाम नहीं चल सकता। हमारी ये जद्दोजहद जारी रहेगी और ज़मान पार्क के गिर्द हमारे हज़ारों कारकुन मुस्तकिल पहरा देते रहेंगे और हम सच बोलने से भी नहीं हटेंगे। हमारे साथियों की जुर्रत भी कम नहीं होगी और इस मुल्क के अंदर जमहूरियत भी आएगी। इस मुल्क के अंदर इंशाअल्लाह कानून का राज भी होगा। इस मुल्क के अंदर हर सहाफ़ी की, हर वकील की, हर सियासतदान की डिग्निटी को और ज़िंदगी को प्रिजर्व भी इंशाअल्लाह ताला किया जाएगा। इसके लिए कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी तो इंशाअल्लाह ताला वो भी दी जाएंगी और इस मुल्क की मईशत को हम दोबारा खड़ा करेंगे। ये इसहाक डार की जो बनाना कुकू इकनॉमिक्स इसे कहते हैं ना, जो बनाना रिपब्लिक के अंदर इस्तेमाल की जाती हैं, इससे मुल्क को फौरी तौर पे निकालना होगा। और अब आप देखेंगे कि ये जो पिछले 9 माह के अंदर जो इन्होंने मईशत का हाल किया है, अभी तो सिर्फ महंगाई आई है, अभी तो सिर्फ डॉलर डी वैल्यू हुआ है, किल्लत आई है, इसके असरात अभी आने हैं। इसके असरात अभी लोगों को नज़र आएंगे जब ये नए टैक्सेस लगाएंगे, जब ये नए बिजली के नर्ख बढ़ाएंगे, ये सारा कुछ करेंगे। इन्होंने पिछले 9 माह में पाकिस्तान की सियासत का नहीं, मईशत का जनाजा निकाला है इस मुल्क का। हर एक पाकिस्तानी को ये इल्म होना चाहिए और लोगों की आवाज़ को दबाने की कोशिश की गई है, लोगों की इज्जतों को उछाला गया है, लोगों को ब्लैकमेल किया गया है। ये सब कुछ तारीख का हिस्सा बन चुका है और अभी और भी बहुत कुछ होएगा, ये भी हमें मालूम है, लेकिन हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क के अंदर एक जमहूरियत का निज़ाम आएगा और इंशाअल्लाह ताला फ्री एंड फेयर इलेक्शंस आएंगे, जिसके नतीजे में एक स्ट्रॉन्ग और स्टेबल हुकूमत को सामने लाना इस वक्त नागुज़ीर हो चुका है। और मैं यहाँ फाइनेंशियल टाइम्स के आर्टिकल की भी बात करूँगा। फाइनेंशियल टाइम्स जो कि बैनुल-अक़वामी जरीदा है, आज ज़रा आप उसकी हेडलाइन देखें, उन्होंने लिखा है कि पाकिस्तान इकनॉमिक कोलैप्स के करीब है और इमरान खान बहुत पॉपुलर है, ये भी उन्होंने उसके अंदर लिखा है। शायद यही वजह है कि इलेक्शंस नहीं कराए जा रहे, कि इमरान खान बहुत ज़्यादा मकबूल हो चुका है। बहुत शुक्रिया। देखें जी पहली मेरी बात सुने, देखें करप्शन के केसेस को सियासी इंतकाम ना समझें। अगर जरदारी ने नवाज शरीफ पे और नवाज शरीफ ने जरदारी और शहबाज शरीफ पे करप्शन के केसेस बनाए हैं
और अगर हमज़ा शहबाज के चपड़ासी के अकाउंट में से 3.5 अरब रुपए निकल रहे हैं और कोई अदारा ये पूछता है कि ये 3.5 अरब रुपए जिस बेचारे के अकाउंट से निकले हैं वो पुरसरार तरीके से उसकी मौत भी वाक़या हो जाती है और बाकी भी सारे गवाहान मर जाते हैं तो या कत्ल कर दिए जाते हैं, तो कोई एजेंसी अगर पूछती है तो ये सियासी इंतकाम नहीं है भाई मेरे। अगर जरदारी से पूछा जाता है कि ये जो करप्शन आपने की है ये रकम सारी कहाँ से आई है, ये सरे महल कहाँ से आया है, ये एवनफील्ड ट्रस्ट कहाँ से बना था, तो ये सियासी इंतकाम नहीं है, ये एजेंसियाँ अपना काम कर रही हैं। सियासी इंतकाम वो है जो कल फवाद चौधरी के साथ हुआ है, सियासी इंतकाम वो है कि जो इमरान खान को गोलियों से छली किया गया। और दूसरी बात, आपने लाहौर की तंजीम की बात की है, सुबह के 3 बजे अगर हज़ारों कारकुन जो जमा हो जाते हैं ज़मान पार्क में अपने कायद की हफाजत करने, तो वो कैसे जमा हो जाते हैं? अगर PMG चौंक के बाहर 12 घंटे से भी कम नोटिस के ऊपर हज़ारों लोग जमा हो जाते हैं। अगर लिबर्टी में कोई तकरीबन 30 से 35 मेगा एहतजाज हुए हैं जिसमें किसी को कोई गाड़ी नहीं दी गई, किसी को बुरियानी नहीं दी गई, कोई अल्लाह रखा पेप्सी नहीं आया वहाँ पे लोगों को महसूस करने के लिए, तो ये कैसे हो गया है? और ये सिर्फ लाहौर में नहीं हुआ, ये पाकिस्तान के हर कोने में हुआ है। आज भी अगर हम जी सर, देखिए हमारी कोई बातचीत जारी नहीं है और मैं आपको ये भी बताऊं कि हमारा सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से या कोई भी इदारा हो, चाहे इस्टेब्लिशमेंट से हट के कोई इदारा हो, हमारा सिर्फ एक ही मुतालबा है कि आवाम के फ़ैसले के ऊपर ज़रब लगाने की कोशिश ना करें, उस पर असरअंदाज होने की कोशिश ना करें। ये कर लें, हमारे सबके साथ ताल्लुकात ठीक है। हमारी लड़ाई क्या है? हमारी क्या लड़ाई है? हम कहते हैं कि यार ये रेड लाइंस और लोगों के ऊपर कांटे लगाना बंद कर दें, इस तरह लोगों को हरासा ना करें, इन मुल्क में इंसानी हकूक़ की और कानून की बालादस्ती को कायम रखें। आप मुझे बता दें, इसके अलावा कोई चौथा या पाँचवा नुक्ता हमारा नहीं है। हमें कोई पैसे नहीं चाहिए, हमें कोई पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करके अपने लिए बेनिफिट नहीं चाहिए, हमें कोई इलेक्शन कमीशन से 10-10 हज़ार रुपये के दत्थे नहीं चाहिए वोटों की लिस्टों के इलेक्शन वाले दिन, हमें कोई ऐसी चीज़ नहीं चाहिए, हमें शफाफ इंतखाब चाहिए। देखें हम जो तैनातियाँ करते हैं ना, हम तैनातियाँ करते हैं परफॉर्मेंस बेसिस के ऊपर। हम लोग लगा के देखते हैं, अगर वो परफॉर्म नहीं कर रहे तो उसे फ़ौरन चेंज कर देना चाहिए। हम ये नहीं कि हमारे साथ जो लॉयल है या जो वाबस्ता है, जैसे मोहसिन नकवी टाइप की अपॉइंटमेंट्स हैं, हम ये नहीं करते। और आपका सवाल बहुत अच्छा इकोनॉमिक प्लान के हवाले से। देखें, सबसे पहले तो ज़रूरत इस समर की है कि IMF के साथ हम ऑन बोर्ड रहें। अगर ये हम पहले से ऑन बोर्ड रहे होते तो ये इतना नुकसान ना आता। क्योंकि जब मिफ्ता साहब आए तो आपको याद होगा कि जून तक IMF के साथ एक तातुल का शिकार था, और फिर जब इसहाक डार साहब भी आए तो तकरीबन अभी तक तातुल का शिकार हैं, तो जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान। दूसरी चीज़ ये कि इस गवर्नमेंट की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है इंटरनेशनली। जो हमारे डोनर्स हैं, और क्योंकि वो सबसे गुफ्तगू करते हैं, ऑफ द रिकॉर्ड भी करते हैं, उन सबको पता है कि ये एक ट्रांजिएंट गवर्नमेंट है, आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर है, इनके पास रिफॉर्म्स की या फैसला साजी की कोई क़ुव्वत नहीं है, पॉलिटिकल स्पेस नहीं है, इसलिए वो इनके साथ बहुत ज़्यादा इंगेज भी नहीं करते। जब एक स्ट्रॉन्ग स्टेबल गवर्नमेंट आएगी जो पॉलिसी मेजर्स उनके साथ लॉक इन कर सकती है अगले 3 साल के लिए, तो वो डोनर्स भी और आलमी इदारे भी आपको फिर फैसिलिटेट भी करेंगे और आप एक रास्ते पे चल पड़ेंगे। अगली एक ज़ाहिर गवर्नमेंट बैठी है जिसके पास अगले 5 साल का रनवे है, तो वो रिफॉर्म्स करेगी कि अगले इलेक्शन साइकिल से पहले उसको उसका डिविडेंड यील्ड हो जाए। लेकिन मौजूदा हुकूमत की तो ऐसी कोई ना इंसेंटिव है ना मोटिव है, वो तो डे टू डे बेसिस के ऊपर सर्वाइव कर रहे हैं। हमें आके फौरी तौर के ऊपर रेस्क्यू, स्टेबलाइजेशन और रिकवरी करनी पड़ेगी, हमें अपनी डेट रीप्रोफाइलिंग करनी पड़ेगी, हमें एक नया IMF का प्रोग्राम आते साथ निगोशिएट करना पड़ेगा। लेकिन ये सब कुछ तब ही मुमकिन है अगर मुल्क के अंदर एक स्ट्रॉन्ग स्टेबल गवर्नमेंट जून से पहले मौजूद हो, क्योंकि जून में आपका ये IMF का प्रोग्राम जो है ये एक्सपायर होने जा रहा है, और IMF अपने प्रोग्राम्स को एक्सटेंड नहीं करती। IMF इंटरिम गवर्नमेंट्स के साथ भी बातचीत नहीं करती नए प्रोग्राम के हवाले से, उनके पास मैंडेट नहीं होता इंटरिम गवर्नमेंट के पास।
तो इसलिए ये हमारा प्लान है फ़िलहाल, जिसका मैंने आपको बुनियादी नुक्ते बताया, बट इसके नीचे बहुत सारी चीज़ें हैं। हम वेकॉक को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, हम मुल्क के अंदर व्हीलिंग को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। जी देखें, जी मैं सबसे पहले तो ये कि 25 रुपये डॉलर क्यों एक दिन में गिरा। देखें, पिछले 9 माह से आपकी स्टेट बैंक की जो ऑटोनॉमी है, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया, वो सस्पेंडेड है, वो मुंजमद है। और आप पिछले 9 माह में मार्केट एक्सचेंज रेट से निकल के आप एक फ़िक्स्ड एक्सचेंज रेट रजीम में चले गए। वहाँ पे जब वो सस्टेनेबल नहीं था, यानी कि आपके डॉलर्स की डिमांड ज़्यादा थी आपके रुपयों की डिमांड से आलमी वर्ल्ड के अंदर, तो इसहाक डार साहब ने उसको आर्टिफिशियली फ़िक्स किया हुआ था, एक्सचेंज कंपनियों को कह के, स्टेट बैंक को कह के, बैंकों को कह के, लेकिन उस रेट के ऊपर कोई ट्रांजैक्शंस नहीं हो रही थी। फिर उन्होंने एलसियाँ बंद करनी शुरू कर दी, माल की किल्लत आना शुरू हो गई, आर्टिफिशियली वो भी डिमांड भी कंट्रोल करने की कोशिश की रुपये की और डॉलर की, वो भी नहीं हो सका। तो फिर सडनली इनको ये रुपये को खुला छोड़ना पड़ा और मार्केट एक्सचेंज रेट पे लाना पड़ा। लेकिन उस टाइम तक जो मरीज़ था आपका, उसकी मौत वाक़या हो चुकी है। आज पाकिस्तान में गरीब मज़ीद गरीब तर हो चुका है और अमीर भी गरीब हो चुका है। ये मैं आपको बताऊं, आज हर शख्स को इसका नुकसान पहुंचा है। पूरा मुल्क आज जो 9 माह की इकोनॉमिक पॉलिसी थी उससे गरीब हुआ है। मुल्क की रियासत गरीब हुई है, मुल्क का गरीब मज़ीद गरीब हुआ है, मुल्क का अमीर भी गरीब हो गया। मुल्क का सनतकार जो है उसके आप देखें ना जाके लॉसेस, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को देखें, स्टील इंडस्ट्री को देखें, बाकी इंडस्ट्रीज़ को देखें, शुगर इंडस्ट्री के अलावा सारी गरीब हो गए हैं। और देखें, और महंगाई, कर्ज इतना बड़ा है, कर्ज तो इतना बड़ा है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। शायद 3.5 साल में, हमारे दौर में इतना नहीं बढ़ा जितना 9 महीने में बढ़ गया। और मैंने आपको बताया कि 6.1% 1981 से आज तक डीवैल का रेट है आपका। यहाँ पे 3.4% माहाना डिवैल्यूएशन होती रही है। ये इनकी इकोनॉमिक पॉलिसी थी और ये इनकी माइशत की पॉलिसी थी। ये 80 के दहाई के लोग हैं, सिर्फ़ और सिर्फ ये रवायती सियासत की बुनियाद पे और साजिश की बुनियाद पे ऊपर आए हैं। कोई इनके पास आइडियाज़ नहीं। मॉडर्न इकोनॉमीज़ और आपके जो नए आइडियाज़ हैं इकोनॉमीज़ के, क्योंकि पॉलिसी मेकिंग भी टेक्निकल होती जा रही है, उससे इनका दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं। आप ये देखें कि जो तवानाई का वज़ीर है, आज वो टीवी पे आया है, एक वज़ीर मुमलिकत है पेट्रोलियम का, बजाय कि वो बताए कि मुल्क के अंदर शदीद बहरान है, ना बिजली है, ना गैस है, ना डॉलर है, ना आगे कुछ नज़र आ रहा है, वो इमरान खान से शुरू होकर इमरान खान पे ख़त्म हो गया। खुर्रम दस्तगीर साहब, ले यहाँ पे भी बिजली चली गई। तो ये बिजली की बात हुई और यहाँ पे भी बिजली चली गई। तो ये देखें ना, ये पाकिस्तान है। मुस्लिम लीग, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में, मुझे आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में एक दिन बता दें जिस दिन ऐसी लोड शेडिंग हुई हो जैसी आज पाकिस्तान में हो रही है। अब जनरेटर भी कैसे चलाएं, डीजल की भी सुना है कि महंगा भी इतना हो गया। और तो अब आप ये देखें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में एक दिन भी ऐसा नहीं था कि जब ऐसी लोड शेडिंग होती हो, एक दिन भी ऐसा नहीं। 3 दिन के लिए LNG का एक वो रोल ओवर हमने किया, जहाज़ जो बदलना होता है उसकी सर्विसिंग होती है, तब भी ऐसी लोड शेडिंग नहीं हुई जैसी आज रोज़ हो रही है। मुल्क में आज ना डॉलर है, ना गैस है, ना बिजली है, ना इंसानी हकूक़ है, ना जमहूरियत है, ना बोलने की आज़ादी है। अगर कुछ है तो बस NRO2 है और ये PDM के चले हुए कारतूस हैं 80 की दहाई के, जो अभी तक हमारे सर पे साजिश के जरिए लगाए गए। थोड़ा सा ऊंचा बोलेंगे जी 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 जी। देखें, हम तो जब से आए हैं यहाँ अपोजिशन में, हम तो कानून और आइन के दायरे में खेल रहे हैं। हमको मिलिटेंट जमात तो नहीं है। फवाद चौधरी को मिलिटेंट आदमी तो नहीं है। वो तो मेरा ख्याल है उसने कभी ज़िंदगी में मक्खी भी नहीं मारी होगी ना, और वो कानूनदान है, उसका पूरा ख़ानदान कानूनदान है। तो हम कानून और आइन के दायरे में रह के ही हमारी स्ट्रगल है। और जो हमारे साथ अलबत्ता हो रहा है, जिस तरह की अब ये तैनातियाँ हो रही हैं, जिस तरह की गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, ये गैर आईनी और ये गैर कानूनी है। और इससे ज़ाहिर है, लेकिन इससे डील करना पड़ता है। अगर आपने जद्दोजहद करनी है तो
अब क्या करें हम? क्या परवेज़ इलाही साहब का जैसे मशवरा है वो मान के बस पंजाब हुकूमत में बैठ जाएं? हमारा लीडर है, उस पर हमले हो रहे हैं उसकी जान के ऊपर, हमारे लोगों को उठा के बुरना करके तशद्दुद हो रहा है, हमारे लीडर को डिस्क्वालीफाई करने के लिए सर तोड़ के बैठे हुए हैं कि किसी तरह सिस्टम को मैनेज करके इसको डिस्क्वालीफाई करें। हमारे ऊपर कांटे लगाए जा रहे हैं, रेड लाइन एक पाकिस्तान की मकबूल जमात को, और हम पंजाब हुकूमत में बैठ के गलियां नालियां बनाते फिर रहे हैं और वो कह रहे हैं जी हल्के के काम करा रहे हैं। मतलब ये ऐसे सियासत होती है? ये ऐसे सियासत होती है तो नीचे जमातें ख़त्म हो जाती हैं और आप तो वोट बैंक ख़त्म हो जाते हैं। हमने ऐसी सियासत नहीं की। हम इस मुल्क के अंदर पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान के में कानून की बालादस्ती, इस मुल्क के अंदर इंसानी हकूक़, इन चीज़ों को यकीनी बनाएंगे। और ये मुश्किल रास्ता है, हमें मालूम है ये मुश्किल रास्ता है। अगर ये आसान रास्ता होता तो पहले कोई और कर लेता, लेकिन ये इमरान खान ही करेगा और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही करेगा, हमारे अलावा कोई कर भी नहीं सकता। और इस वक्त करना नागुज़ीर हो चुका है, मैं आपको बताऊं। वरना ये जो नकम्मों का टोला और चोरों का टोला हमारे ऊपर मुसल्लत है, ये ज़्यादा देर ये चल लेगा। बिल्कुल नहीं पछता रही, बल्कि मैं ये समझता हूँ कि जिस दिन हमने ज़िमनी इंतखाब जीता था, आपको याद है वो 17 जुलाई थी गोया उस दिन, उसके जब हमारी हुकूमत बनी उसके अगले दिन हमें असम्बलियाँ तोड़ देनी चाहिए। हाँ नहीं, बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। आपकी बात ठीक है और ये फीडबैक मैं पास ऑन करूँगा। देखें, मरीम नवाज़ आ जाए, मरीम नवाज़ के वालिद आ जाएं, उनके मतलब उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना। ये लोगों में अब नफ़रत की ये एक हवा है इनके लिए, और ये शायद गिरफ्तारियाँ उसी की फ़िज़ा बनाने के लिए कर रहे हों कि यार वहाँ पे कोई मतलब। लेकिन मैं समझता हूँ कि देखें, ये लोग तो चले हुए कारतूस हैं, इन लोगों से लोग अब नफ़रत करते हैं, इनकी सियासत ख़त्म हो गया। सिवाय साजिश के, धांधली के और मोहसिन नकवी जैसे वज़ीर आला लगाने के अलावा इनके पास अब सियासी तौर पर ज़िंदा रहने का अब कोई चारा नहीं रह चुका है, तो हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरा आपका सवाल क्या था? अच्छा देखें, ये मज़ामत की आवाज़ें जो है ना, ये सिर्फ आवाज़ें ही रह जाएंगी। मुझे मेरे काबिल एहतराम है ये सारे लोग, और अल्लाह करे कि ये करें। देखें, एक भाई वज़ीर आज़म था, दूसरा वज़ीर आला बना दिया, मरीम नवाज़ को चीफ़ ऑर्गेनाइज़र बना दिया, समदी को वज़ीर ख़ज़ाना बना दिया, और भी बड़े इनके लगे फिर रहे हैं अंदर उम्मीदवार। तो इस जमात के अंदर जिसके नाम के एंड में शरीफ लगता है, उसके अलावा किसी की कोई गुंजाइश नहीं है। आप देखेंगे कि आपको याद होगा मिफ्ता इस्माइल साहब भी पहले बाउंसर बने फिर रहे थे मरीम नवाज़ के, शायद खकान अब्बासी उनके दरवाजे खोलते फिर रहे थे। अल्लाह करे कि ये वापस उन ड्यूटियों पे ना जाएं और कोई इखलाकी तौर पे बड़ा फ़ैसला करें, वरना इन जमातों, ये जमातें नहीं हैं, ये तो अब सिर्फ एक पर्सनल फीफडम्स और ये एक जागीरें बन चुकी हैं। इनमें सियासी जमात नाम की अब कोई चीज़ नहीं।